नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। और राष्ट्रीय आय क्या है इसको हम जानेंगे। और राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं एवं स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है, इसको हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय एक समष्टिपरक अवधारणा है, यानी ये कुल आय, हमारे पूरे देश की कुल आय से संबंधित है। अब जो भी हमारे आर्थिक चर होते हैं वो किसी ना किसी, जो भी आर्थिक चर होते हैं वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, और जब वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं तभी उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होता है तो आय होती है। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, तो ये जो है कि राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से पता चलता है कि वो कितना विकास कर रहा है अपना, और दूसरे देशों के कंपैरिजन भी उससे होती है, यानी तुलना भी होती है दूसरे के, यानी विकसित देश है या अविकसित देश है, इसका भी पता हमें राष्ट्रीय आय से चलता है। तो देखिए कैसे राष्ट्रीय आय क्या होता है। यानी पहले क्या होता है, जो होती है हमारी आर्थिक क्रियाएं, तब आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तब होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। और जब उत्पादन होता है तो हमारी आय बढ़ती है, और जब आय बढ़ती है तो फिर व्यय होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको चक्रीय आय के चक्रीय प्रवाह हमने आपको बताए थे। उनमें हमने बताया था कि जो दो क्षेत्रीय होते हैं उसमें घरेलू क्षेत्र होता है और उत्पादक क्षेत्र होता है। तो घरेलू क्षेत्र की आय उत्पादक क्षेत्र का व्यय बनता है, व्यय और उत्पादक क्षेत्र का जो घरेलू क्षेत्र का जो व्यय होता है वो उत्पादक क्षेत्र की आय बनता है। इस प्रकार से ये जो होता है ये चक्र चलता रहता है। तो इसमें क्या मान लिया जाता है, आय के चक्रीय प्रवाह की जो आपके आय के चक्रीय प्रवाह हैं इनमें ये मान लिया जाता है कि बचत नहीं होती है। यानी कैसे, उत्पादन बराबर आय और आय बराबर व्यय, तब हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। क्योंकि जब हमें पहले पता होना चाहिए कि जो भी हम आर्थिक चर होते हैं, कि जैसे कि भूमि, पूंजी, आपका श्रम, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं आर्थिक चर, जो कि किसी भी उत्पादन कार्य में लगते हैं, और उत्पादन कार्य में लगने के बाद उत्पादन करते हैं। फिर उत्पादनकर्ता उनको उनके बदले में उनको पैसा देता है, उनके साधन के बदले में, और वो उस साधन से अपनी वस्तुएं और सेवाएं उसी उत्पादन, किसी भी कंपनी से या किसी भी उत्पादनकर्ता से वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। तो राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हमें आय के चक्रीय प्रवाह को जानना अति आवश्यक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक, और आप उसको जाकर के वहां जरूर देखें, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, कभी भी जब भी आएगा तो ये बहुत ही मोस्ट भी है, आय का चक्रीय प्रवाह। इसमें मैंने आपको तीनों क्षेत्रों के बताए हैं, आय का 2 क्षेत्रीय मॉडल, आय का 3 क्षेत्रीय मॉडल और आय का 4 क्षेत्रीय मॉडल। हमने आपको उसमें पूंजी बाजार सभी में इंक्लूड रहता है, लेकिन इसमें ये मान लेते हैं जो 2 क्षेत्रीय मॉडल होता है कि उत्पादनकर्ता अपनी सारी आय को वितरित कर देता है साधनों में उत्पादन के, लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं होता है। वो बचत भी करते हैं, क्योंकि बचत नहीं करेंगी, जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए निवेश हो रहा है किसी भी चीज में, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टॉक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मूल्य ह्रास भी होगा। तो मूल्य ह्रास, तो देखिए इसको पहले हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि तो क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय क्या है, ये एक समष्टि परक, यानी ये समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ाने से पहले ही वीडियो मैंने बताया था कि हमारे अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसकी 2 शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम कर चुके हैं क्रम से, एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरे बाद तीसरा, इस तरीके से हम पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं। और अगर कोई भी बच्चा इस बात को कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है,
तो मैं उसको पुनः समझा दूंगी, दोबारा से इसका वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन अब इतना समय नहीं रहता है हमारे पास। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको कि बच्चों की समझ में अच्छी से जाए। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे, जैसे जैसे बोर्ड की परीक्षाएं आपके नज़दीक आती जा रही हैं। तो इसको राष्ट्रीय, तो अब ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है। जो राष्ट्रीय आय जो है, यानी हमने आपको पहले बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुल आय, कुल रोजगार, कुल व्यय, इस प्रकार से हम कुल का अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हमें आय के चक्रीय प्रवाह को समझना होगा। ये बात इसलिए मैंने पहले ही आय के चक्रीय प्रवाह को समझा दिया है। पहले जो हमारे इसके वीडियो हैं, इनका मैं लिंक भी दे दूंगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। और राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय हमने आपको बताया कि जो आर्थिक चर होते हैं वो किसी न किसी रूप में उत्पादन तथा आय से संबंधित अपनी जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो उससे, उत्पादन और आय से वो संबंधित होते हैं। क्योंकि उत्पादन, जो भी आर्थिक चर हैं वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका अर्थ को हमने इसको जाना कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। और राष्ट्रीय आय जो है ये क्या, ये आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को, जो आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं उनकी भी माप को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय के द्वारा ही उनको मापा जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय आय जो है यानी विकास के स्तर को मापती है और संभावनाओं को, कि इसमें विकास का स्तर कितना है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इनको भी राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जा सकता है और किसी देश से इसकी तुलना भी की जा सकती है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो परिभाषाएं होती हैं वो चाहे मार्शल के शब्दों में हो, चाहे पीगू के शब्दों में हो, चाहे इरविंग के शब्दों में हो, चाहे साइमन कुजनेट्स के शब्दों में हो, चाहे सैमुएल्सन के शब्दों में हो, चाहे वो किसी के भी शब्दों में हो, लेकिन वो परिभाषाएं हमें डिक्टो बुक से देखकर लिखनी है, क्योंकि उसमें हम अपने शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो चलिए हम प्रोफेसर मार्शल की आपको बता दे रहे हैं कि किसी देश के श्रम और पूंजी प्राकृतिक साधनों पर काम करके प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं शामिल हैं, उत्पादन करते हैं, तो उस देश की विशुद्ध आय का लाभांश जो होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये हमारी परिभाषाएं हैं, इनको आप लोग बुक से देख कर लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। अब देखिए, इस बात को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक तालाब है, राष्ट्रीय आय जो है वो एक प्रवाह है। तो हम इसको प्रवाह और स्टॉक में अंतर कैसे हम इसको देखेंगे, तो हम इसको जानेंगे कि राष्ट्रीय आय जो है वो एक प्रवाह है। तो कैसे, जैसे एक तालाब है, तालाब में एक, मान लीजिए 30 जून को इतना पानी था, जितना भी पानी था उसमें वो स्टॉक कहलाएगा। लेकिन बाद में बारिश हुई या किसी भी तरीके से कोई कहीं से पानी उसमें डाला गया तो वो पानी बढ़ गया, तो वो फ्लो कहलाएगा, फ्लो या प्रवाह कहलाएगा। अब स्टॉक को हम स्कंद भी कह सकते हैं और भंडार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भंडार और स्कंद भी। जैसे कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि स्कंद क्या है या भंडार क्या है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इन तीनों ही शब्दों को याद रखना है कि स्टॉक क्या है। स्टॉक भंडार भी कह सकते हैं या उसे स्कंद भी कह सकते हैं, और हमारे प्रवाह को फ्लो या प्रवाह। तो देखिए अब क्या होता है, जो निश्चित समय बिंदु पर आधारित होता है तो उसको कहते हैं स्टॉक, और जो समय अवधि पर आधारित होता है उसको कहते हैं प्रवाह। जैसे देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष होता है उसके बीच हमारी राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो ये कहलाता है हमारा प्रवाह। और इसको हम और इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए जुलाई के महीने में 2000 सेट हैं, बैठने के सीटों के सेट हैं, और फिर क्या हुआ, जो स्कूल का प्रबंधन था उसने उसमें 1000 सीटें और बढ़वा दी, तो ये क्या हो गया, ये प्रवाह हो गया। पहले क्या था, 2000 सीटें थी तो वो कहलाएगा स्टॉक, यानी 1 जुलाई को 2000 सीटें थी कॉलेज में तो वो कहलाएगा स्टॉक। लेकिन अगर प्रबंध समिति ने उसमें 1000 सीटें और बढ़वा दी तो वो प्रवाह कहलाएगा। अब प्रवाह कहलाएगा। अब इसमें मूल्यह्रास भी होता है, क्योंकि हमने आपको बताया पहले इसमें भी कि स्टॉक कैसे होता है, इसमें निवेश भी होता है। तो इसको देखिए कैसे, कि देखिए जैसे कि मान लीजिए
ये स्टॉक है। जो 2000 हमारी सीटें थी वो क्या थी? स्टॉक था। क्या था? स्टॉक। लेकिन जब निवेश हुआ 1000 का, 1000 सीटों का, तो वो निवेश इसमें स्टॉक में आया तो स्टॉक बढ़ गया, यानी 3000 हो गया। पहले कितना था? 2000 और 1000 इसमें बढ़ाया गया तो ये हो गया 3000। अब लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें मूल्यह्रास भी होगा। अब मूल्यह्रास के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को समझाएंगे कि मूल्यह्रास क्या है। इसको हम और ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जैसे निवेश हुआ, इसमें स्टॉक को बढ़ाया गया तो ये प्रभाव हो गया, और ये स्टॉक हमारा था 2000 और जब निवेश किया गया तो ये 1000 तो ये 3000 हो गया। लेकिन इसमें मूल्यह्रास भी होगा, क्योंकि जो 2000 जो सीटें थी वो कुछ टूटी भी तो होंगी, कुछ टूटी फूटी भी तो होंगी, तो ये मूल्यह्रास भी होता है। ये भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो जो भी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं हम पहले इन चीज़ों को जानेंगे, तब हम राष्ट्रीय आय के बारे में जान सकेंगे। तो ये चीज़ें थी हमारी, हमने आपको बताया स्टॉक और प्रभाव में क्या अंतर होता है। एक निश्चित समय बिंदु पर, जैसे कि मान लीजिए कि 3 जून को किसी तालाब में 20, देखिए इस बात को हम इस प्रकार से और समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी तालाब में पहले 3 जून को 20 लीटर पानी था। अब इसमें 3 जून डेट निश्चित समय बिंदु दिया गया है। इसमें एक निश्चित अवधि में होता है तो वो कहलाता है प्रवाह, और लेकिन समय बिंदु होता है जिसमें वो कहलाता है स्टॉक। अब देखिए 3 जून को तालाब में 20 लीटर पानी था, फिर 3 महीने के बाद उसमें 40 लीटर पानी हो गया। अब 40 लीटर पानी हो गया, लेकिन 1 वर्ष में उसमें 25 लीटर पानी रह गया। यानी कैसे? अब देखिए क्या हुआ, 20 पहले कितना था? 20 लीटर, फिर कितना हुआ? 40। अब हमने इस कितना बढ़ा? ये 20 लीटर इसमें पानी बढ़ गया, तो ये क्या था? ये प्रवाह था। और 20 लीटर क्या था पहले? वो स्टॉक था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, उसमें 25 लीटर पानी रह गया तो कितना चला गया? यानी 25 इसमें से घटाएंगे तो इसमें से 15 बचेगा। तो जो 15 लीटर पानी है ये क्या है? ये भी प्रवाह है। और ये 25 लीटर जितना रह गया ये स्टॉक है, क्योंकि ये 15 लीटर पानी किसमें खर्च हो गया? जैसे सिंचाई में खर्च हो गया, लघु उद्योगों को दे दिया गया, पीने के लिए दिया गया, जानवरों के लिए दिया गया। तो ये इस तरीके से ये आपका स्टॉक और प्रवाह को मैंने समझाने की बहुत अच्छी से कोशिश की, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप राष्ट्रीय आय को नहीं समझ पाएंगे। इसके आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वस्तुएं क्या होती हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को जब जानेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इसके अंतर्गत किस किस चीज़ों का, किन किन टॉपिक का हमें अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं अभी आपकी ये राष्ट्रीय आय ही अवधारणा चलेगी, और इसको आप इसके बारे में ही आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा टिपिकल भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इसको पूरी तरह से आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में राष्ट्रीय आय और आय के चक्रीय प्रभाव ज़रूर आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। और इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए बनाने की ये वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी कोशिश को कामयाब करें, आपका प्यार मिले। धन्यवाद।